हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट अकेडमी में। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3। मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसका जो नाम होता है चैप्टर का वो समझना जरूरी होता है, तभी ये आप समझ सकते हो कि चैप्टर में बताया क्या गया है। तो चलिए पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जिस लिखा हुआ है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आपको दो तरह के नंबर्स का पता है। एक होता है वेरिएबल्स जैसे x, y, z, और दूसरे नंबर्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स 1, 2, 3, 4। ये सभी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और x, y, z होते हैं वेरिएबल्स। अब आपको मालूम है, ये पता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। इनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी होती है। वेरिएबल्स वर्ड जो लिया गया है वो वेरी से लिया गया है कि इनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी होती है। क्या कभी 1 की वैल्यू चेंज हो सकती है? 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, 4 हमेशा 4 ही रहता है। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। जब आप इन वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हो, जैसे आप लिखते हो 2y, तो यहां पर आपके जो बनते हैं एक एक्सप्रेशंस बनते हैं, इनको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जब आप इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, मान लीजिए 2y प्लस आपने 3 लिखा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब आप किसी भी वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को मिलाते हो तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं। और जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखते हो, इक्वेट कराते हो जीरो से, तब बनती है आपके पास इक्वेशंस, ठीक है। ये वर्ड मतलब, इस वर्ड का मतलब ये है इक्वेशन का, ठीक है। जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप किसके इक्वल रखते हो? जीरो के। अब यहां पर लीनियर का मतलब क्या दिया गया है? लीनियर का मतलब क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, वो मैं आपको बता देता हूं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे 2x प्लस 3 है इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर आप लिखते हो 2x स्क्वायर प्लस 30 लिखते हो आप, तो यहां पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी x की पावर क्या है? यहां पर x की पावर दी गई है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपके पास कंडीशन ये सिर्फ होनी चाहिए कि x की पावर 1 है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया है। अब यहां पर जो समझना है आपको, समझना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल 2 होने चाहिए, तब आपकी वो लीनियर इक्वेशन, उस तरह की लीनियर इक्वेशन हमको पढ़नी है। अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है, तो हम यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो? अब आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पर 0 है, आप बोल सकते हो कि ये इक्वेशन है। लेकिन आपने क्या बोला? यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर x है और y है। दो तरह के वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स भी हो गए, सही है, इक्वेशन भी है। क्या ये लीनियर है? x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो बिल्कुल ये यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करनी है, जैसे 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करनी है, इनको हमें सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट। अब जनरली आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए आपको पता है, यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल तो होने ही वाले हैं, जैसे x1 होने वाला है, आपके पास y1 होने वाला है, और इस x1 के साथ एक कोई कांस्टेंट होने वाला है ना। कांस्टेंट वो क्या हो सकता है? a1 मैंने उसको एज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर y1 के साथ कांस्टेंट मैंने एज्यूम कर लिया है b1, और एक कांस्टेंट भी होता है हमारे पास c1 इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी बताई थी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर ये जो माइनस 5 है ये c है, और यहाँ पर ये 3b1 और a1 यहाँ पर 2 है, और x और y आपके वेरिएबल्स हैं। तो मैं यहाँ पर, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो दो इक्वेशन लिख सकते हैं हम। दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2, यहाँ पर सभी ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं। और ये कांस्टेंट है मतलब ये क्या हो सकते हैं? सिर्फ रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1.5 हो सकते हैं। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। और x1 x2
y1 और y2 यहाँ पर क्या है आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह की दो इक्वेशंस आपको इस तरह की दो इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है इस चैप्टर में a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, आप एज्यूम कर लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो यहाँ पर एक ये लाइन आती है, मतलब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी इक्वेशन का करते हो तो ये जो ग्राफ में जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास लाइन आती है किसी भी इस तरह की इक्वेशन के लिए, ठीक है। और अब आपको पता है यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई एक ऐसी अब आपने क्या किया यहाँ पर ये इक्वेशन ली है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब आपने क्या किया यहाँ पर रैंडमली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने 1 और y की वैल्यू 1 पुट की है लेफ्ट हैंड साइड में LHS में। तो आप क्या देखते हो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 हमारे पास वैल्यू आती है 5। तो ये तो RHS के इक्वल है, RHS में भी वैल्यू 5 है। जब कभी भी आपकी LHS वैल्यू और RHS वैल्यू इक्वल आती है, जब आप कोई भी वैल्यूज पुट करते हो तो उन वैल्यूज को हम बोलते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं सिर्फ ये दो ही पॉइंट हो सकते हैं, दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आपके पास कितनी भी वैल्यू हो सकती हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 मेरे पास 9 प्लस 4 13 आता है और वो RHS के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है। तो आप 2 और 3 को इसका सॉल्यूशन नहीं बोलने वाले हो। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये 2 और 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन के लिए, और 1 और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर इक्वेशन है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब आपको पता है यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन होने ही वाले हैं x और y के लिए। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर यहाँ पर ये लाइन होने वाली है, कुछ लाइन होने वाली है। जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो इस इक्वेशन को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये लाइन होगी, और ये जो 1,1 होगा यहाँ पर ये आपका के ऊपर कोई एक पॉइंट होने वाला है। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, लेकिन किसी का 2,3 यहाँ पर इस इक्वेशन पर नहीं होने वाला है, ठीक है। इस इक्वेशन पर ये नहीं होने वाला है क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो उस पॉइंट पर लाई करता है, कहने का मतलब ये है। अब आपको पता चल गया है ये इक्वेशंस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर को समझना, चैप्टर में हमें करना क्या है। अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। अब स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक अखिला है, वो किसी गांव के मेले में जाती है अपने विलेज में, ठीक है। और वो क्या करना चाहती है, वो झूले पर, जो बड़ा झूला होता है, जायंट व्हील होता है, उस पर राइड करना चाहती है। और वो हुपला खेलना चाहती है। गेम होता है जब आप इसमें कोई भी एक सर्कुलर रिंग थ्रो करते हो और वो रिंग किसी ऑब्जेक्ट को कवर करती है तो आपको मिलता है। अब वो कंडीशन यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर जायंट व्हील और हुपला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि द नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स वो खेलती है हुपला, उससे हाफ वो राइड करती है जायंट व्हील पे। ये कंडीशन है, ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये दी गई है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3। जब वो जायंट व्हील में घूमती है या राइड करती है तो उसके पास जो उसका जो चार्जेस होते हैं वो ₹3 है, ₹3 लगते हैं, ठीक है। और हुपला के लिए ₹4 लगते हैं। अब उसके पास मैक्सिमम जो है ₹20 थे, ₹20 उसने स्पेंड किए हैं। अब हमें फाइंड करना है कि कितने राइड्स उसने ली हैं और कितने टाइम उसने हुपला खेला है। तो इस तरह की इक्वेशंस को, सब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लिखते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में, फिर इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल और इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करना और ग्राफिकल मेथड से और फिजिकल मेथड से। तो इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे ग्राफिकल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया है यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ राइड्स ली है अखिला ने, वो ली है x, मतलब जो जायंट व्हील पे वो घूमी है, ठीक है, राइड ली है उसने, x ली है। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो उसने हुपला खेला है वो उसने खेला है y टाइम्स। और आपको पता है यहाँ पर हुपला जो उसने खेला है वो आधे टाइम्स खेला है, ठीक है। किसके, जितने टाइम्स उसने जायंट व्हील पर राइड की है। तो आपको पता है जायंट व्हील पर उसने राइड की है x टाइम, तो हुपला उसने कितनी बार खेला होगा, y इक्वल्स टू 1/2x। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। सेकंड क्या बोला है कि ₹3 लगते हैं एक राइड पर घूमने के लिए। तो 3 इंटू x लगेंगे जितने उसने स्पेंड की हैं। अगर हमको फाइंड करना है कितने रुपए उसने स्पेंड किए राइड पर, तो 3 इंटू x मतलब कितना टाइम उसने जो है वहां पर राइड ली है। और ऐसे ही 4 इंटू y हो जाएगा हुपला के लिए, मतलब 4 इंटू y, मतलब कि ₹4 लगते हैं हुपला पर
हुपला को खेलने के लिए, और y हमने माना है कि उसने एक बार हुपला खेला है तो 1 और y टाइम्स खेला है तो y, और जब टोटल मनी उसने स्पेंड कितनी है 20। तो ये दो इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इन दो इक्वेशन के लिए x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो या ये इक्वेशन सेम है तो y की वैल्यू भी यहाँ पर देखिए 0 ही आती है, ठीक है। और x की वैल्यू जब आप 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 पुट किया आपने, y की वैल्यू 1 आती है। तो हमारे पास इस इक्वेशन के लिए ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं ड्रॉ करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया था ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना है। अब आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट की है यहाँ पर, तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आती है। आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा यहाँ पर, ये इक्वेशन बन जाएगी y के लिए, तो आपके पास y की वैल्यू 5 ही आएगी। x की वैल्यू 20/3 पुट की है तो y की वैल्यू 0 आती है। x की वैल्यू 4 पुट की है तो y की वैल्यू 2 आती है। अब ये तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे। अब इस तरीके से ही हमने इन दोनों इक्वेशंस को, मैंने आपको बताया था दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशन क्या होने वाली है, लाइन होने वाली है, लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमने 0,5 और 4,2 ये सभी पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो लाइन आती है और ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो ही इनके लिए क्या सॉल्यूशन, वो ही इनके लिए सॉल्यूशन है। अब आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको ये याद रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस इक्वेशन को जब आपने देखा तो आपको क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। आपने दो लाइन को इंटरसेक्ट कराया और आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो इस तरीके से, जब ये आपके पास 3x + 4y = 20 है और यहाँ पर x - 2y = 0 है, ठीक है। तो जब आप देखते हो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, a1 ये 3 है और यहाँ पर b1 आपके पास कितना है, ये 4 है, b1 4 है, और a2 यहाँ पर कितना है, 1 है, a2 कितना है, 1 है, और यहाँ पर ये कितना है, -2 है, ये कितना है, -2 है। मतलब a1/a2 जब आप करते हो 3/1 आता है, b1/b2 करते हो आप 4 - 2, ये -2 आता है। क्या 3 - 2 के इक्वल होता है? नहीं होता है। जब ये कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तब आपके पास सिर्फ दो इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन आता है, सिंगल सॉल्यूशन। यही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। जब आप दो इक्वेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पास एक पॉइंट आता है और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन। और आपने देखी जब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x को आपने डिवाइड करा इस कोफिशिएंट से और कोफिशिएंट ऑफ y को, दोनों को डिवाइड किया, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो एक सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। रोमिला है, रोमिला स्टेशनरी पर जाती है और वो 2 पेंसिल्स खरीदती है और 3 इरेजर खरीदती है, ठीक है। कितने के, 9 के, ठीक है। 9 रुपीज की वो खरीदती है और उसकी फ्रेंड सोनाली जाती है, उसने दूसरी तरीके की पेंसिल्स देखी और इरेजर्स देखी रोमिला के साथ। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि रोमिला नई तरह की पेंसिल्स और इरेजर्स लाई है, तो वो भी 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स खरीदती है और 18 रुपए दे के आती है स्टेशनरी वाले को, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ पर हम सॉल्यूशन अगर इसको मान लेते हैं, हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मान लिया है कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है, ठीक है। x रुपये की मान ली है एक पेंसिल की कॉस्ट और एक इरेजर की कॉस्ट मान ली है y की। तो अब हमने क्या माना यहाँ पर, आपको पता है रोमिला के लिए, रोमिला ने पेंसिल्स पर कितने रुपीस खर्च करे हैं, रोमिला ने कितनी पेंसिल्स खरीदी, 2, तो उसने कितने रुपीस एक्सपेंड किए हैं, 2x, किसके लिए, पेंसिल्स के लिए। और y रुपीस किसके लिए है, इरेजर की कॉस्ट है, 1 कॉस्ट इरेजर है, ठीक है। अब आपको पता है रोमिला ने 3 इरेजर खरीदी हैं, तो 3y उसके पास क्या हो जाएंगी, इरेजर। टोटल इरेजर्स की कॉस्ट इतनी हो जाएगी। जब आप टोटल ऐड करते हो तो उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की थी, 9 रुपीज। ऐसे ही हम सेकंड के लिए बात करते हैं, सोनाली के लिए, तो उसने 4 पेंसिल्स खरीदी थी और एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 4x हो जाएगी पेंसिल्स के लिए कॉस्ट, और 6y हो जाती है यहाँ पर इरेजर की, टोटल हो जाती है 18। तो हम इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, y के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आती है, x की वैल्यू 4.5 तो y की वैल्यू 0 आती है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं ड्रॉ करने के लिए। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हम लिख लेते हैं y के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आती है, x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं।
और जब आप ड्रॉ करते हो तो आप देखते हो ये इक्वेशन 4x + 6y = 18 और 2x + 3y = 9, ये इक्वेशन एक के ऊपर एक आ रही है, मतलब ये कोइंसिडेंट कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहां पर 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, ये सिर्फ कोइंसिडेंट कर रही है, हर एक पॉइंट इनसे टच हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर कितने पॉइंट्स इनसे टच हो रहा है, इनफाइनाइट। तो यहां पर इस दो इक्वेशंस के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब आपको यहां पर पता है कि x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 2 है, और यहां पर इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो आप इसको डिवाइड करो। 3 y का कोएफिशिएंट 3 है और यहां पर y का कोएफिशिएंट 6 है, यहां पर कांस्टेंट 9 और यहां पर 18। जब आप इनको डिवाइड करते हो तो सब इक्वल आते हैं 1/2। और जब आपके पास ये a1 था, ये a1 और ये a2, a1/a2, ये b1 और ये b2 और c1/c2 इक्वल आते हैं, तो आपकी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब वो एक के ऊपर एक होती हैं। सभी पॉइंट्स वहां पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दो रेल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वेशंस को। आपको डायरेक्टली इक्वेशंस दी गई है इस क्वेश्चन में। अब आप क्या करते हो, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन निकालते हो। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0 आती है। ऐसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आती है। तो यहां पर दो इक्वेशंस आपने यहां पर सोल्व कर ली हैं। अब आपको रिप्रेजेंट करना है इनको। आपने रिप्रेजेंट किया तो यहां पर ये देखो, ये कभी भी मीट ही नहीं कर रही हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देखते हो कि 2x + 4y - 12 = 0 है और x + 2y - 4 = 0 है। तो आपने ये देखा, तो यहां पर आप क्या देखते हो, a1/a2 मतलब 2/1 और 4/2 तो इक्वल है यहां पर, लेकिन यहां पर -12/4 ये इक्वल नहीं है। तो आपने क्या देखा, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन होती है तो दो पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों, सॉल्यूशन कब मिलने वाला है आपके पास, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन यहां पर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी आपके पास कंडीशन हो गई है 3, जब आपके पास a1/a2 होता है और वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो वहां पर आपके पास 1 सॉल्यूशन आता है। और ये a1 a2 क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास इक्वेशन a1x1 + b1 y1 + c1 = 0 है, ये आपके पास एक तरह की इक्वेशन है। और दूसरी तरह की इक्वेशन a2x2 + b2 y2 + c2 = 0 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, x1 y1 x2 y2 आपके पास वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होते हैं। तो आपके पास क्या होते हैं, आपको पता है इस तरह की इक्वेशंस जो होती हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। और यहां पर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपके पास a1/a2 = b1/b2 है और वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जितनी बार वो इंटरसेक्ट करती हैं उतनी बार ही उनके लिए क्या होने वाला है, सॉल्यूशन। यहां पर देखो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो इसलिए 1 सॉल्यूशन, यहां पर हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और यहां पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसलिए यहां पर नो सॉल्यूशन। इस तरीके से वीडियो हो जाती है कंप्लीट वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।